Good evening, friends. Welcome back, all of you. Once again, we are starting our जनरल सिस्टम हम लोग फिर से एक बार स्टार्ट कर रहे हैं आपको क्यूज की एक लंबी और बेहतरीन श्रृंखला के साथ कंसिस्टेंटली 1 घंटा बैठना पड़ेगा। सो बने रहिए इस वीडियो में और देखते रहिए इस क्यूज सेशन को बड़े मज़ेदार से, और साथ ही साथ मेरे साथ सॉल्व कीजिए प्रश्नों को 30 सेकंड के अंदर। दैट वुड बी द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ योर गेम्स। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहला प्रश्न है जोनल काउंसिल से। जी हाँ, ZONEL या ZONAL जो भी हो, जोनल काउंसिल ZC, इस ZC के बारे में पूछा गया है, जिसको हिंदी में आंचलिक परिषद कहते हैं। क्या ये एक वैधानिक निकाय है? इसका उद्देश्य अंतर्राज्य सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देना है, और प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। जोनल काउंसिल जितने आपको पता होगा, भारत में पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और सेंटर में, ठीक है, आपको जोनल काउंसिल मिलेगा। 5 जोनल काउंसिल है, और इसके अलावा एक उत्तर पूर्वी जोनल काउंसिल भी है, उसके बारे में बाद में बात होगी। पहले ये बताइए कि क्या ये वैधानिक निकाय है? तो मेरे ख्याल से आपको जो पता होना चाहिए, दिस इज अ पार्ट ऑफ पॉलिटी सेक्शन। तो ऑप्शन हियर। तो जोनल काउंसिल के बारे में आपको कंसेप्ट होना चाहिए कि पहला स्टेटमेंट से आप मत जाइए, पहले आप थर्ड देखिए, प्रधानमंत्री क्या इसके अध्यक्ष होते हैं? दिस इज द की पॉइंट। आई थिंक दिस इज रॉन्ग। प्रधानमंत्री नहीं, गृह मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। तो 3 खत्म, 3 खत्म। अब इसका जनरल स्टेटमेंट देखिए, 2 तो दोनों में है, तो दैट वुड बी 2 तो सही है। वैधानिक निकाय है कि नहीं? क्या इसे किसी एक्ट के द्वारा बनाया गया है? आई थिंक यू नो अबाउट दैट 1956 जनरल काउंसिल एक्ट। जी हाँ, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के बाद जो 7वां संविधान संशोधन हुआ, उसके बाद 1956 में ही इसी एक्ट के माध्यम से इसको स्थापित किया गया। तो मेरे ख्याल से इसका सही जवाब आपको मिल चुका होगा। सी इज द राइट आंसर। या लेट्स सी समथिंग अबाउट इट विद डिटेल में जानना है, ध्यानपूर्वक सुनिए जोनल काउंसिल के बारे में। एक तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम या स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के तहत स्थापित वैधानिक निकाय, नॉट संवैधानिक निकाय, क्योंकि किसी एक्ट के द्वारा बनाया गया है, ऑलरेडी संविधान में नहीं था, और ना ही अभी अभी तक इसको किसी आर्टिकल में शामिल किया गया है। तो दैट कुड बी सिंपली दिस इज ए वैधानिक निकाय या फिर सांविधिक निकाय, ठीक है। और ये एक तरह से सलाहकार निकाय है, इसके मतलब निर्देश को मानना बाध्यकारी नहीं है। उद्देश्य ओवरऑल समझते ही हैं, समन्वय, सहयोग। 5 जोनल काउंसिल है। जी हाँ, 5 जोनल काउंसिल के बारे में देखिए। इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो गृह मंत्री होते हैं, ना कि प्रधानमंत्री, ठीक है। तो इसके अध्यक्ष गृह मंत्री हैं, प्रत्येक परिषद के अध्यक्ष हैं। और आंचलिक परिषदों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य है, एक तो नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकीकरण, दूसरा है जो क्षेत्रवाद है, भाषावाद है, और जो विशेष प्रकार की जो अलगाववाद की प्रवृत्ति होती है, उसको एक तरह से संतुलित करना है, मतलब इसको खत्म करना है। इस प्रकार के सोच, इस प्रकार की प्रवृत्ति का विकास बिल्कुल ना हो, उसको गिरफ्त में लेना है। और साथ साथ केंद्र और राज्यों के विचारों और अनुभवों का सहयोग लेना है। दिस इज ए पार्ट ऑफ मेंस, ठीक है। मेंस में आप आंसर राइटिंग में कर सकते हैं, केंद्र और राज्य के बीच सहयोग को बढ़ाने के लिए, संघात्मक व्यवस्था को मतलब एक तरह से मजबूत करने के लिए, और राज्यों को साथ मिलाने के लिए, सहयोग में लाने के लिए, उनके विचारों का आदान प्रदान करने के लिए जोनल काउंसिल इज ए इम्पोर्टेंट पार्ट। साथ साथ विकास परियोजनाओं को सफल और शीघ्र निष्पादन करने के लिए, राज्यों के बीच कोऑर्डिनेशन, सहयोग की मतलब एक तरह से व्यवस्था, जलवायु विकसित करने के लिए, मतलब ऐसा इन्वायरमेंट विकसित करने के लिए। ओके, तो ये था जोनल काउंसिल के बारे में। आई थिंक दैट्स सफिशिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, कौन कौन सी ऐसी फैक्टर है, मतलब कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो पवन के वेग को और उसकी दिशा को मतलब एक तरह से प्रभावित कर रहे हैं? दबाव का ढाल, मतलब ये ढाल, घर्षण बल, हवाओं के द्वारा जो घर्षण बल लगता है, ठीक है, ये घर्षण बल, कॉरियोलिस फोर्स और गुरुत्वाकर्षण बल। विच आर द करेक्ट? आई थिंक आपने देख लिया, ऑप्शन आपके स्क्रीन पर ये रहे। चलिए बताइए, ध्यान से समझ देखिए, प्रश्न को पढ़ते समय आपको दिमाग में रहना चाहिए क्या क्या ऑप्शन था। एक तो दबाव ढाल बल, यानी जो ग्रेडिएशन फोर्स होता है, फ्रिक्शन फोर्स, कॉरियोलिस फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स। आई थिंक हवा की दिशा यानी विंड की दिशा को प्रभावित करने वाले कारकों में सब के सब आएंगे। घर्षण तो आएगा ही, प्रेशर ग्रेडियंट भी काम करेगा, जितना प्रेशर ग्रेडियंट ज़्यादा होगा हवा का वेग उतना ज़्यादा होगा। कॉरियोलिस बल कहीं ना कहीं उसके दिशा को मोड़ने में, आपको पता होगा, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉरियोलिस बल
उत्तर में, दक्षिण में हवाओं की दिशा प्रभावित होती है, उसका फेरल का नियम का पालन करना पड़ता है। तो बात कर रहे थे हम लोग, पृथ्वी की सतह के पास जो हवाएं हैं वो 3 बलों के संयुक्त प्रभाव का परिणाम है। एक तो दबाव, ढाल, घर्षण बल और कोरियोलिस फोर्स। इसके अलावा गुरुत्वाकर्षण बल भी इसको नीचे खींचने की काम करता है। ठीक है, तो सब के सब इसमें फैक्टर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्णा नदी के बारे में। कृष्णा नदी के बारे में, कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी? ट्रिब्यूटरीज पूछा है, नॉट लेफ्ट राइट, बस आपको ट्रिब्यूटरीज ध्यान रखना है। तो मंजरा, कोयना, तुंगभद्रा, भीमा, विच आर द करेक्ट? आई थिंक ऑप्शन में जाइए, पहले आप सोचिए इसमें कौन कौन सा सही है। दैट वुड बी द मोर इम्पोर्टेंट। यही एक तरीका है, आप सॉल्व कर सकते हैं अच्छी तरह से। देखिए, पता होना चाहिए आपको, भीमा इज द पार्ट ऑफ, यस, तुंगभद्रा भी कृष्णा का ही है, कोयना भी यही है। कोयना, तुंगभद्रा और भीमा आई थिंक, बट मंजरा जो है ये नहीं है। मंजीरा या मंजरा, दिस इज नॉट ए, दिस इज, ये तो गोदावरी की है। मंजरा जो है वो गोदावरी की सहायक नदी है, ना कि कृष्णा की। तो कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ में कोयना, तुंगभद्रा और भीमा होगा। एक मतलब 2 3 4, 2 3 4 बी इज द राइट आंसर। देखिए इसके बारे में, पेन गंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजरा, ये गोदावरी की सहायक नदी है, ध्यान रहे। पेन गंगा, इंद्रावती, प्राणहिता और मंजरा, ये PIPMN याद रखिएगा, ये ट्रिक है गोदावरी की, G for गोदावरी, और गंगा भी हो सकता है लेकिन गोदावरी। कृष्णा जो है वो वास्तव में कहा जाए तो प्रायद्वीप नदी है, और ये दूसरी सबसे बड़ी, इसके अलावा आपको पता होगा सबसे बड़ी तो प्रायद्वीप नदी कौन सी है, जो सह्याद्री महाबलेश्वर के पास से निकलता है और लगभग 1400 किलोमीटर के आसपास है। और ये इसकी कोयना, तुंगभद्रा, भीमा इसकी प्रमुख सहायक नदी है। कोयना, तुंगभद्रा, भीमा इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो कोयना, तुंगभद्रा और भीमा, ठीक है। KT भी ये कृष्णा की सहायक नदी है। KT भी इज द पार्ट ऑफ कृष्णा। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, भारत में चुनाव लड़ने के संबंध में कुछ आपको जानकारी है कि नहीं? आप चुनाव लड़ते हैं नहीं, कम से कम चुनाव में भाग नहीं लेते तो कम से कम चुनाव के बारे में जानकारी तो रखिए। देखिए इसके बारे में पूछा कि एक व्यक्ति जो भारत के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता के रूप में अगर लिस्टेड नहीं है, पंजीकृत नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है, तो क्या वो चुनाव लड़ सकता है? दूसरा है कि जेल में बंद व्यक्ति चुनाव में वोट दे सकता है। आई थिंक यू नो अबाउट दैट, कि जेल में अगर आप अंडर ट्रायल भी हो तो आपको वोट देने का अधिकार नहीं है, तो जेल में आप बंद हो तो कहाँ से मिल जाएगा? दूसरा ऑप्शन तो बिल्कुल बकवास, तो आप वोट नहीं दे सकते हैं। और एक व्यक्ति जो भारत के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में, चाहे वो लोकसभा का हो, राज्यसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, अगर किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में अगर उसके मतदाता के रूप में अगर लिस्टेड ही नहीं है, पंजीकृत ही नहीं है, तो वो चुनाव कैसे लड़ेगा? तो दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल गलत है। तो आई थिंक इसके बारे में आप समझ चुके हैं कि कौन सा कथन सही है, तो कोई भी कथन सही नहीं है। ठीक है, डी। चलिए अब बात करते हैं चुनाव के संबंध में। यदि किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता के रूप में अगर पंजीकृत नहीं हूँ तो मैं चुनाव लड़ सकता हूँ? जी नहीं। उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने के लिए व्यक्ति को मतदाता के रूप में सबसे पहले पंजीकृत होना चाहिए। कुछ भी कंडीशन पूरा ना करो, लेकिन सबसे पहला कंडीशन तो यही है कि आप एक मतदाता के रूप में पंजीकृत हो जाइए। जन प्रतिनिधि अधिनियम, जिसको हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है, धारा D में है, किसी व्यक्ति को तब तक चुनाव लड़ने से रोकती है जब तक कि वह किसी भी पंजीकृत संसदीय क्षेत्र का निर्वाचक ना हो जाए। संसदीय क्षेत्र का अगर निर्वाचक नहीं हो गया तो आपको RPA एक्ट नहीं देगा कि आप चुनाव लड़ लीजिए। यही बात विधानसभा के लिए भी बात है, सही बात है। यदि आप सपोज दिल्ली में पंजीकृत है, मतदाता है, तो आप असम, लक्षद्वीप, सिक्किम को छोड़कर किसी भी देश के निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के लिए चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, अगर आप दिल्ली में पंजीकृत है तो आप लक्षद्वीप का चुनाव लड़िए, असम का चुनाव लड़िए, सिक्किम को छोड़कर, ये 3 चीज़ को छोड़कर, ध्यान रहे, असम, लक्षद्वीप और सिक्किम ऐसे 3 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें आप चुनाव वहीं के निर्वाचन क्षेत्र में रहेंगे तभी हो पाएगा। तो उसको छोड़ दिया है तो देश के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में आप लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, क्या कोई व्यक्ति चुनाव में जेल में बंद हो सकता है? कोई व्यक्ति जेल में बंद है और चुनाव लड़ सकता है? चुनाव तो लड़ सकता है
लेकिन मतदान नहीं कर सकता है। जनप्रतिनिधि अधिनियम की धारा 65 में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति चुनाव में मतदान नहीं करेगा यदि वह जेल में बंद है, चाहे वह कारावास हो या परिवहन की सजा हो या अन्यथा वैध विरासत में हो, मतलब अंडर ट्रायल भी हो तो भी। ओके, आई थिंक यू नो। लेकिन अब सबसे विचित्र बात है कि मतदान तो नहीं कर सकते लेकिन चुनाव लड़ सकते हैं। सोचिए, यह हमारे देश की राजनीति की विकृत स्थिति है कि आप मतदान तो नहीं कर सकते हैं लेकिन जेल में बैठकर चुनाव लड़ सकते हैं। और बहुत से नेता जेल में बैठ कर चुनाव लड़ के चुनावी राजनीति यहाँ पर उसको अमली जामा पहनाते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है अज़गाबाद एग्रीमेंट से। अज़गाबाद एग्रीमेंट यानी समझौता, उस पर विचार करना है। अज़गाबाद एग्रीमेंट एक मल्टी मॉडल परिवहन समझौता है, जो एक मतलब मल्टी मॉडल परिवहन, इसमें सड़क, रोड वगैरह वगैरह, ठीक है, तेल पाइपलाइन वगैरह बिछाने की बात है। दूसरा है कि यह मध्य एशिया को फारस की खाड़ी से, जो मध्य एशिया है फारस की खाड़ी से जोड़ने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय परिवहन और पारगमन गरियाला है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत ने अज़गाबाद एग्रीमेंट को स्वीकार किया है। क्या ये सही है? क्या इसमें पाकिस्तान है? सोचिए, क्या अफगानिस्तान है? और भारत तो आपको लगता है कि अज़गाबाद एग्रीमेंट का पार्ट है, लेकिन क्या पाकिस्तान है या अफगानिस्तान है? और समझौते को मूल रूप से ईरान, भारत और रूस ने 2011 में हस्ताक्षर किया था। देखिए, 2011 में हस्ताक्षर किया था। अज़गाबाद एग्रीमेंट में कौन सा कथन सही है? सबसे पहले, एक तो मध्य एशिया को फारस से जोड़ने वाला अंतर्राष्ट्रीय परिवहन गरियाला है, ये तो सही लग रहा है। लेकिन आपको पता होना चाहिए, अज़गाबाद एग्रीमेंट जो है, समझौता जो हुआ था, वो भारत तो था, पाकिस्तान भी था, रसिया भी था, लेकिन अफगानिस्तान नहीं है। दिस इज नॉट पार्ट ऑफ अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान दूसरा खत्म। दूसरा देखिए, एलिमिनेट कर लिए हैं, तो दूसरा को हटाइए, दो खत्म, दो खत्म, दो खत्म। रही बात, एक तो दोनों में है, तीसरा क्या 2011 में सिग्नेचर हुआ था? जी नहीं, 2011 सिग्नेचर नहीं हुआ था। आई थिंक 1 इज द इनकरेक्ट, कि करेक्ट, शायद बी इज द राइट आंसर। 3 तो गलत लग रहा है। देखिए, समझते हैं। अज़गाबाद एग्रीमेंट ये कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, भारत और ओमान, तो 1-2 कजाकिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया, ईरान हो गया और पाकिस्तान भी हो गया, इंडिया भी हो गया और ओमान भी हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 7 कंट्री है। एक अंतर्राष्ट्रीय परिवहन की और पारगमन गरियारों की बनाने के लिए एक मल्टी मॉडल परिवहन समझौता है, जो मध्य एशिया को फारस की खाड़ी के बीच एक तरह से जोड़ देगा और एक तरह से ओवरऑल सुविधा प्रदान करेगा। रही बात, तो ये भारत और रसिया के बीच नहीं हुआ था। ये समझौता मूल रूप से 11 में हुआ था, लेकिन 2011 में ईरान, ओमान और कतर और तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान ने हस्ताक्षर किया था। मूल रूप से इसमें भारत भी नहीं था, पाकिस्तान भी नहीं था, रसिया भी नहीं था। बाद में आगे चलकर अज़गाबाद एग्रीमेंट फिर आगे चलकर और भी कंट्रीज़ को शामिल किया गया। 2016 के समझौते में लागू हुआ और इसमें तुर्कमेनिस्तान में अज़गाबाद समझौते एक डिपोजिटरी स्टेट है, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात कि अफ़गानिस्तान इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ अज़गाबाद एग्रीमेंट। अब अफ़गानिस्तान अज़गाबाद एग्रीमेंट में नहीं है। चलिए, अब अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की विशेषताएं, जो जो विशेषता है उस संघीय विशेषता के बारे में पूछा गया है। पता होगा, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो दोनों फीचर, यू फीचर और एफ फीचर। यू मतलब यूनिटरी फीचर और एफ मतलब, तो ये इसका सबसेट। देखिए, हमारे हमारे संविधान में ऐसा लक्षण है, ये पार्ट जो है ना, ये हमारे संविधान का लक्षण है। ना तो हम लोग पूरी तरह से यूनियन है, ना ही पूरी तरह से फेडरल है, बल्कि हम लोग क्वासी फेडरल है। आई मीन, दोनों का लक्षण कुछ कुछ मौजूद है। बहुत से ऐसे आर्टिकल्स हैं जो आपको एकात्मकता का बोध करा देंगे, बहुत से ऐसे लक्षण है जो हमारे देश में संघात्मक का बोध कराएंगे। तो ओवरऑल आत्मा जो है इसकी एकात्मक है और इसका जो बाहरी परिधि है वो दिखाने के लिए फेडरल है। तो बात करते हैं फेडरल स्ट्रक्चर की। तो फेडरल स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है? देखिए, फेडरल स्ट्रक्चर का कंसेप्ट क्या है? इसका कंसेप्ट ये है कि पावर जो है शुड नॉट बी कंसंट्रेटेड इन जस्ट वन हैंड। पावर जो है किसी एक व्यक्ति, एक विशेषता, एक संस्था में केंद्रित नहीं होनी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, उसको सोचना है। तो शक्तियों का विभाजन, तो ये तो मूल बात है, बिल्कुल सही है। संविधान की सर्वोच्चता, संविधान ही सुप्रीम है, व्यक्ति सुप्रीम नहीं है। इंटीग्रेट नहीं पाएगा। देखिए, एक अगर न्यायपालिका होगी, कोई एक बॉडी हो गया, तो ये तो हुआ नहीं। और बाई कैमरल, द्विअर्थी मत समझिए, बहुत टक। बाई कैमरल सिस्टम, बाई कैमरल का मतलब होता है लोकसभा और राज्यसभा,
उसी तरह विधानसभा और विधान परिषद, तो बाईकैमरल कहीं ना कहीं शक्ति के विभाजन को एक तरह से बल देता है। तो इसका सही जवाब क्या हो गया? इसका सही जवाब हो गया एक। देखते हैं, देखिए 1 2 3, तो 1 2 और 4 इज द राइट आंसर। 1 2 एंड 4, इसे सी इज द राइट आंसर। चलिए अब बात करते हैं डिटेल से। देखिए, भारत का संविधान एक संघीय प्रणाली की स्थापना करता है और महासंघ की समान विशेषता इसमें शामिल है, अर्थात 2 सरकार होना चाहिए, शक्तियों का विभाजन होना चाहिए, एक लिखित संविधान हो, संविधान सर्वोच्च है, उसका वर्चस्व है, संविधान की कठोरता है, मतलब संविधान को आसानी से तोड़ मरोड़ के आप इसको बदल नहीं सकते हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका, यूपीएससी में पूछा था इस बार कि कौन से फीचर्स जो हैं ये संविधान की संघात्मक व्यवस्था का बोध कराता है, तो न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका और साथ साथ द्विकैमरल, ठीक है, बाई कैमरल सिस्टम। लेकिन आपको ध्यान रहे, भारत में बड़ी संख्या में एकात्मक या फिर अर्थात गैर संघात्मक व्यवस्था की गई है। देखते हैं कैसे कैसे गैर संघात्मक व्यवस्था। तो सबसे पहले गैर संघात्मक में जैसे कि कुछ, एक तो मजबूत केंद्र, पूरा स्ट्रॉन्ग सेंटर बनाया गया है, एकल संविधान, जी हाँ, भारत का केवल एक संविधान है, राज्य का अपना संविधान नहीं होता है। जैसे कि आपको पता होगा अमेरिका में हर राज्य के अपने अपने संविधान है, अपने अपने कानून है। वहाँ पूरी तरह से मतलब देखा जाए तो संघात्मक व्यवस्था नहीं है, पूरी तरह से संघात्मक व्यवस्था है। हमारे यहाँ पूरी तरह से संघात्मक व्यवस्था नहीं है। और एकल नागरिकता, हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है, आप केवल केवल भारत के नागरिक हैं, बिहार या किसी झारखंड या किसी और राज्य के नागरिक नहीं बल्कि निवासी हैं। तो अमेरिका में डुअल सिटीजनशिप है, आप अमेरिका के भी नागरिक हैं और किसी अमेरिका के जो राज्य हैं, जो चाहे वो कैलिफोर्निया हो या कोई भी हो, उसके भी नागरिक हैं। हमारे यहाँ संविधान का लचीलापन, कहीं ना कहीं संविधान को, आपको पता होगा आर्टिकल 368 368 में संविधान संशोधन की बात की गई है, जिसमें संविधान में 4 प्रकार के संशोधन हो सकते, 3 प्रकार के खास करके। एक तो साधारण बहुमत से, हालांकि उसको 368 में नहीं काउंट करते हैं, क्योंकि साधारण बहुमत से जो संशोधन होता है वो वास्तव में संविधान संशोधन नहीं होता है। ठीक है, संविधान संशोधन उसमें अर्थात संविधान में कुछ बदलाव होता है, लेकिन देखा जाए तो पार्ट नहीं बदलता है, ठीक है, आर्टिकल बदलते हैं। और अगर बात करें कुछ विशेष प्रकार के संविधान, तो एक विशेष प्रावधान से होता है और विशेष बहुमत, और प्लस साथ साथ ध्यान रहे विशेष बहुमत में एक तो किसी लोकसभा हो या राज्यसभा के सदस्यों की जो संख्या है उसका बहुमत, और प्लस 2/3 प्रेजेंट और वोटिंग सदस्य चाहिए। और साथ साथ अगर सपोज आपको फेडरल स्ट्रक्चर में बदलाव करना है तो आपको बहुत कठोर रास्ता अपनाना पड़ेगा, जैसे कि आपको 50% राज्यों की सहमति जरूरी है, तो ये 368 में आएंगे। मतलब हमारे संविधान में कुछ ऐसे मतलब लक्षण है जिसको आसानी से लचीलापन बनाया गया है, जैसे आर्टिकल 2 है, आर्टिकल 3 है, आर्टिकल 4 है, आर्टिकल 5 है, ठीक है, आर्टिकल 6 है, अनुसूची 5 है, अनुसूची 6 है, आर्टिकल 6 नहीं, आर्टिकल 5 आर्टिकल 6 नहीं, अनुसूची 5 अनुसूची 6, आर्टिकल 2 आर्टिकल 3 आर्टिकल 4, यहाँ आर्टिकल 169, ठीक है, ऐसे पावर है, बहुत से ऐसे है, लेकिन मैं तत्कालिक यहाँ पर आपको जो बता पा रहा हूँ, इतने आर्टिकल तो आपको दिख रहे हैं जो आसानी से बिना किसी मतलब सिंपल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया सकता है। तो संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान है दैट कुड बी इजीली मॉल्डेड, दैट कुड बी इजीली चेंज्ड, ठीक है। ओके, बहुत बातें हो गई। अब हम लोग जैसे कि संविधान का लचीलापन के अलावा एक तो एकीकृत न्यायपालिका है। एकीकृत न्यायपालिका है मतलब सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है और उसके नीचे अधीनस्थ न्यायालय है, आई मीन हाई कोर्ट है, और उसके नीचे फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्टेड है, लोक अदालत है। लेकिन ध्यान रहे एक बात, अगर ये जो हायरार्की बनी है सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर लोअर जुडिशरी, तो सुप्रीम कोर्ट ठीक है, सर्वोपरि है, उसके निर्णय एक तरह से पूरे देश में बाध्यकारी हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल मत समझ लीजिएगा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय हाई कोर्ट पर बाध्यकारी होंगे। मतलब इसके दोनों के कार्यक्षेत्र अलग अलग है, संविधान में स्पष्ट रूप से डिफाइन किए गए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के अधीन है हाई कोर्ट का ना, दिस इज नॉट अ राइट। हाँ, लेकिन लोअर जुडिशरी इज द अधीन, लोअर जुडिशरी वो हाई कोर्ट का अधीन है। तो कहीं ना कहीं एकल नागरिकता के साथ साथ एकीकृत न्यायपालिका भी एक तरह से मजबूत बातें करता है, ये संघात्मक व्यवस्था के अपोजिट है। और दूसरा बात है कि केंद्र के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति होती है। अखिल भारतीय सेवा जिसकी तैयारी यूपीएससी के माध्यम से लोग करते हैं, वो भी, इसके अलावा अखिल भारतीय सेवा में सिर्फ यूपीएससी नहीं आता है, आपको ऑल इंडिया जुडिशल सर्विस की जो एग्ज़ाम है वो भी पॉसिबिलिटी है, ऑल इंडिया जुडिशल सर्विस। ऑल इंडिया जुडिशल सर्विस ये भी कभी अगर होगा तो वही एक प्रकार का कहीं ना कहीं संघात्मक व्यवस्था के जस्ट अपोजिट होगा, जिसमें केंद्र के जो शक्तियां हैं वो कहीं ना कहीं कमज़ोर होने
केंद्र की शक्तियाँ मजबूत हो जाएगी। रही बात आपातकालीन, जिसका जिक्र आपको आर्टिकल 352 से 360 में मिलेगा, तो ये सब ऐसे प्रावधान है जो कहीं ना कहीं राज्य के पावरों को विशेष परिस्थिति में कमजोर कर देते हैं। ओके, दैट्स सफिशिएंट नॉलेज अबाउट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन से मौलिक अधिकार या फिर संवैधानिक अधिकार केवल और केवल भारत के नागरिक को दिया गया है? ध्यान रहे, केवल भारत के नागरिक को। तो कुछ आर्टिकल डायरेक्ट में बताता हूँ। पहले देखिए, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। ये ऐसे आर्टिकल है जो केवल और केवल भारत देश के नागरिक को ही मिलता है, और सबके बारे में आपको बताया जाएगा अभी। तो आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30। 15, 16 हो गया, 29, 30 हो गया, और 19 है। ये ऐसे आर्टिकल हैं जो केवल और केवल भारत के नागरिक को मिला है। ना तो शत्रु देश के नागरिक तो कुछ नहीं मिलने वाला है, और हमारे जो विदेशी संबंध रखने वाले देश हैं, चाहे मित्र देश हो, उसके नागरिक को, मतलब नागरिक का मतलब होता है भारत की नागरिकता मिलना चाहिए, उसको ही मिलता है। चलिए इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। तो इसके पहले इसके क्वेश्चन तो समझ लीजिए, मैंने तो आंसर ही बता दिया। देखते हैं। तो अनुच्छेद 15 के तहत जो भेदभाव है उसके खिलाफ एक तरह से आर्टिकल 15 में लोक नियोजन, 16 में दिया गया अवसर की समानता, बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19 में है, और साथ साथ लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव में मतदान करने का अधिकार, राष्ट्रपति बनने का अधिकार, उपराष्ट्रपति बनने का अधिकार, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो जज हैं उसके बनने के अधिकार, ये सब केवल और केवल भारत के नागरिक को ही दिया गया है। तो चारों के चारों सही है, डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग। तो किसी भी अन्य आधुनिक राज्य की तरह भारत में भी दो प्रकार के लोग रह सकते हैं। एक तो नागरिक है, और हमारे देश में बहुत से डायस्पोरा बाहरी लोग रहते हैं, उनको भी कुछ ना कुछ अधिकार मिलते हैं। तो नागरिक का मतलब होता है जिसको पूर्ण राज्य के सदस्य होते हैं, वो निष्ठा रखते हैं, नागरिक हो गए। वे नागरिक राजनीतिक और अधिकारों से आनंद लेते हैं, एलियंस नहीं ले सकते हैं। अन्य राज्य के नागरिक इसलिए भी सभी नागरिक का आनंद ना ले, जैसे राजनीतिक अधिकार उसको नहीं मिलने वाला है, राष्ट्रपति नहीं बन सकता है, ठीक है, बाहर का व्यक्ति। तो एक तो अनुकूल मानी एलियंस और दुश्मन एलियंस होता है, दो प्रकार का। दोस्ताना एलियंस उन देशों जिसके साथ हमारा सौहार्दपूर्ण संबंध है, खास करके पाकिस्तान तो बिल्कुल नहीं आया इसमें। भारत के साथ दूसरी दुश्मन के एलियंस है, उस देश के विषय हैं। भारत के साथ जिसके साथ युद्ध है, अभी भारत किसी के साथ युद्ध में उलझा नहीं है, तो भारत का कोई, अगर वास्तविक रूप से कहा जाए, अगर थ्योरेटिकली रूप से कहा जाए, तो कोई भी देश अभी हमारा दुश्मन देश नहीं है। दोस्ताना देश जिसमें हम लोग कर सकते हैं कि कम आनंद लेते हैं। देखिए, अब कुछ ऐसे अधिकार जो हम एलियंस को नहीं देते हैं, मतलब खास करके शत्रु देश के साथ नहीं देते हैं। जैसे आर्टिकल 22 में जो गिरफ्तारी और नज़रबंदी है, उसके खिलाफ आपको जो प्रोटेक्शन मिलेगा वो आपको नहीं मिलने वाला अगर आप एलियंस हैं, और खास करके विदेशी नागरिक हैं, और वो भी वहाँ के हैं जिससे हमारे यहाँ युद्ध चल रहा है। अब हम लोग बात करेंगे, भारत के संविधान में नागरिकों के अधिकारों का विशेषाधिकार को स्वीकार करता है, एलियंस को उसी से इनकार करता है। एलियंस को नहीं मिलने वाला है, हमारे देश के नागरिकों को मिलेगा। जैसे कि आपको पता होगा, आर्टिकल 15 में कहा गया है कि केवल धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव तो नहीं किया जाएगा। उसी प्रकार आर्टिकल 16 में धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, इसके अलावा आवास, और फिर कुछ विशेष 8 प्रकार के मतलब इस रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं। उसमें आर्टिकल 16 में जो रोजगार मिलेगा, सार्वजनिक रोजगार, उसमें आपको अवसर की समानता की बात की गई है, ठीक है। और भारत में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो आर्टिकल में 19 में कहा गया है, विधानसभा आंदोलन कीजिए या संघ सभा का आंदोलन कीजिए, निवास और पेशा, संस्कृति और शैक्षणिक अधिकार आर्टिकल 29 और 30 में, लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव में जो मतदान का अधिकार होता है वो केवल और केवल नागरिक को मिलता है। संसद और राज्य विधायिका के सदस्य का चुनाव लड़ने या कुछ सार्वजनिक कार्यालय जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, राज्य के राज्यपाल, अटॉर्नी जनरल और महाधिवक्ता बनने की पात्रता केवल और केवल भारत के नागरिक को ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक सिद्धांत, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसके बारे में आपको समझना है। ओके, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी आर्टिकल 36 से 51 में है। जी हाँ, भाग 4 में है इसका जिक्र। चलिए इसके बारे में हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ये जो डीपीएसपी है वो 1935 के भारत सरकार अधिनियम में उल्लेखित निर्देश के साधन से मिलते जुलते, मतलब वहीं से लिया गया क्या? लिया नहीं गया, ये क्वेश्चन नहीं है, बल्कि मतलब उसके जो डीपीएसपी के जो सिद्धांत है वो लगभग वहीं से 1958 के जो निर्देशक सिद्धांत है उसी से मिलता जुलता है। निर्देशक सिद्धांत जो है
डीपीएसपीओ गैर संगत है, गैर न्याय संगत है। मतलब आप इसको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं, ले जा नहीं सकते हैं कि बचा दीजिए मुझे। निदेशक सिद्धांत कानून की संवैधानिक वैधता की जांच और उसका निर्धारण करने में अदालतों की मदद करता है। चलिए थिंक अबाउट दैट। पहले ऑप्शन मत देखिए, बस यही सोचिए आपको पता क्या है। सबसे पहली बात देखिए, यू नो अबाउट दैट, ये तो सही है कि ये नॉन जुडिशियल है, नॉन जुडिशियल, गैर वाद योग्य। दूसरा है कि ये कहीं ना कहीं डीपीएसपी एक तरह से संवैधानिक वैधता की जांच निर्धारण करने में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और भी अदालतों की मदद करता है। और ये नीति निर्देशक सिद्धांत, ये आपको जानकारी होना चाहिए कि ये दो है ना 1935 के जो सिद्धांत थे भारत का, जो 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था, वो उसके साधन से मिलता जुलता है। तो तीनों का तीनों स्टेटमेंट सही है। चलिए डी इज द राइट आंसर। तो बात करें हम लोग फिर से एक बार, नीति निर्देशक सिद्धांत 1935 के भारत सरकार अधिनियम के उल्लेखित निर्देश के साधन से मिलता जुलता है। डॉक्टर अंबेडकर ने निर्देशक सिद्धांत के साधनों की तरह कहा, सेम डॉक्टर अंबेडकर का कोटेशन है कि आप 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो गवर्नर जनरल और भारत के जो उपनिवेश थे उनके गवर्नरों के द्वारा जारी किया गया था। दूसरी बात कि ये गैर न्याय संगत है, अर्थात आप उल्लंघन के, अगर आप इसका उल्लंघन होता है तो अदालत द्वारा कानूनी रूप से इसको लागू करवा नहीं सकते हैं। ओके, और साथ साथ एक बात ध्यान रहे कि अदालतों को कानून की संवैधानिकता की वैधता की जांच करने के लिए मदद करता है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार फैसला सुनाया है कानून की संवैधानिकता का निर्धारण करने के लिए। यदि कोई अदालत यह पाती है कि जो कानून है वो डीपीएसपी को एक तरह से प्रभाव देना चाहता है, जैसे कि अनुच्छेद 14 जो कानून के समझ समानता है, अनुच्छेद 19 में जो 6 स्वतंत्रता है उसके संबंध में उचित मान सकता है और ऐसे कानून को और संवैधानिकता होने से बचा भी सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में। तो राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में प्रश्न पूछा जा रहा है, बताना है आपको और विचार करना है कौन सा कथन सही है। राष्ट्रपति को एक इलेक्टोरल कॉलेज या इलेक्टोरल कॉलेज मतलब एक तरह से चुनावी एक क्या बोलते हैं उसको, बेंच बोलिए, जो कि एकल हस्तांतरणीय वोट के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के अनुसार चुना जाता है। इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्य पार्टी व्हिप से बंधे होते हैं, मतलब पार्टी के, अगर आप सपोज बीजेपी के सदस्य हैं और बीजेपी से चुनकर आए हैं तो बीजेपी का जो पार्टी का जो मैंडेट है उससे आप जुड़े हुए हैं, बंधे हुए हैं। व्हिप का मतलब सीधा होता है कि आप पार्टी से विलग नहीं हो सकते हैं। क्या ये सही है? अर्थात क्या राष्ट्रपति के चुनाव में भी एंटी डिफेक्शन लग सकता है? दूसरा है कि इलेक्टोरल कॉलेज में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य और सभी राज्यों के विधानसभाओं के सदस्य और दिल्ली और एनसीटी और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी भी शामिल है। ध्यान से सोचिएगा ना आप, इसका सवाल बहुत ही ईजी है। देखिए पहले एलिमिनेट कीजिए, इलेक्टोरल कॉलेज में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य तो भाग नहीं लेते हैं, तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि केवल और केवल चुने हुए सदस्य यानी निर्वाचित सदस्य वही भाग लेते हैं। और रही बात दिल्ली एनसीटी के और केंद्र शासित प्रदेश के पुडुचेरी के सदस्य शामिल होते हैं, बिल्कुल। बस आप यहाँ पर सिर्फ एक वर्ड को सुधारना है, क्या, बाद में बात होगी। इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्य पार्टी व्हिप से बंधे होते हैं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि चुनाव ही तो गुप्त मतदान से होता है, तो ये तो गलत है। राष्ट्रपति के इलेक्टोरल कॉलेज में एकल हस्तांतरण वोट के माध्यम से चुनाव होता है और वो भी अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा। तो केवल और केवल विच आर द करेक्ट, एक स्टेटमेंट सही होना चाहिए। लेट्स सी, केवल एक, तो ए इज द राइट आंसर। चलिए इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव इलेक्टोरल कॉलेज जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित, ध्यान रहे निर्वाचित, और राज्यों के विधानसभाओं के, सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली एनसीआर एनसीटी और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के सदस्य शामिल होते हैं। अनुच्छेद 54 में ऐसा जिक्र है। राष्ट्रपति को 5 साल की अवधि के लिए चुना जाता है। जिस दिन उसका अपना कार्यकाल में प्रवेश करते हैं उस दिन से 5 साल तक, हालांकि वो अपने कार्यकाल की समाप्ति के बावजूद कार्यालय में रहना जारी रखेंगे जब तक कि उसका कोई उत्तराधिकार उसके कार्यालय में प्रवेश नहीं कर जाता। ऐसा नहीं कि 5 साल समाप्त हुआ तो हटा देंगे, नो, ऑटोमेटिक नहीं हटता। जब तक उसके उत्तराधिकार का चयन ना हो जाए तब तक आर्टिकल 56 कहता है 56 कि राष्ट्रपति अपने पद पर बरकरार रहेंगे, और ये शर्त है कि 6 महीने के अंदर अंदर राष्ट्रपति का चुनाव
वैकेंट सीट अगर है तो खाली हो तो आप उसको भर लीजिए। अब आते हैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, वो चुनाव जो होती है वो 1952 है उसकी धारा, सब याद मत कीजिए, बस राष्ट्रपति का चुनाव बुलवाने के लिए एक अधिसूचना जारी की जाती है चुनाव आयोग के द्वारा, और राष्ट्रपति की पद अवधि की समाप्ति के 60 दिन पहले ऐसा घोषणा होता है। मतलब राष्ट्रपति का सपोज कार्यकाल समाप्त होने वाला है तो उससे 60 दिन पहले ही चुनाव की घोषणा हो जाएगी। चुनाव कार्यक्रम इतना तय किया जाता है कि राष्ट्रपति चुनाव वर्तमान राष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति के बाद दिन अपने कार्यकाल में प्रवेश करने में सक्षम हो पाए। संविधान का अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति का चुनाव एकल हस्तांतरणीय वोट के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार आयोजित किया जाता है, और ऐसा चुनाव गुप्त मतदान के द्वारा होता है। ध्यान रहे, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, गुप्त मतदान द्वारा होता है। क्या राष्ट्रपति के चुनाव में दल बदल विरोधी कानून लागू होते हैं? दैट वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं लागू होते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्य अपनी इच्छा अनुसार मतदान करते हैं, किसी भी पार्टी के कोड़े से बंधे नहीं होते, मतलब उसके चाबुक से या उसके विव से बंधे नहीं होते। मतदान चूंकि गुप्त होता है तो जाने कैसे पार्टी कि किसको दे रहा है वोट। इस चुनाव में विप लागू नहीं होता है। ओके, अब बात करें कुछ एक्स्ट्रा। देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में कोई भी संदेह उत्पन्न हो गया, कोई भी विवाद उत्पन्न हो गया तो उसका हल कौन करेगा? इसका फाइनल और अंतिम निर्णय केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट करेगी। राष्ट्रपति के रूप में एक व्यक्ति को चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि इलेक्टोरल कोरल अधूरा था, यानी किसी बीच में अगर सपोज कोई राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हो या सरकार उसकी गिर गई हो तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। यदि राष्ट्रपति के रूप में किसी व्यक्ति का चुनाव होने वाला है तो वो होकर रहेगा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा शून्य घोषित ऐसी तारीख से पहले उनके द्वारा किए गए कार्य सुप्रीम कोर्ट की घोषणा अमान्य नहीं होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सियाचिन ग्लेशियर के बारे में। सियाचिन ग्लेशियर, विच आर द करेक्ट अबाउट सियाचिन ग्लेशियर? ये पीर पंजाल रेंज में है, पीर पंजाल, और दुनिया का गैर ध्रुवीय क्षेत्र है और सबसे लंबा ग्लेशियर है। ये नुब्रा नदी का स्रोत है, नुब्रा नदी का स्रोत बनाता है। विच आर द करेक्ट? सबसे पहली बात तो सियाचिन ग्लेशियर पीर पंजाल में नहीं बल्कि काराकोरम रेंज में है। काराकोरम, ठीक है, काराकोरम K2, तो ये गलत हो गया तो काट दीजिए, और 2 सही है, 3 भी सही है शायद। लेट्स सी, तो इसका 2 और 3 सी इज द राइट आंसर। सियाचिन ग्लेशियर, इसके बारे में कुछ जानिए। सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम रेंज प्रणाली, ठीक है, पश्चिमी हिमालय का हिस्सा, काराकोरम रेंज और पश्चिमी हिमालय। ये जो है ना इंडियन प्लेट के यूरेशियन प्लेट के टक्कर होने से इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट को वास्तव में अलग करता है, और भौगोलिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत ही संवेदनशील प्लेट है। दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है, सबसे ऊंचा बैटल ग्राउंड, और भारत और पाकिस्तान के बीच एलओसी का पर यह स्थित है। पाकिस्तान ने लगातार अपने हिस्से के रूप में इसको लड़ा, ग्लेशियर का सैनिकरण हुआ, कहीं ना कहीं बहुत दिक्कत का बात है। तो कुछ ऐसे युद्ध की बात कर ले जिसने एक तरह से इस ग्लेशियर को युद्ध के मुंह में ठेल दिया। जैसे कि आपको पता होना चाहिए 1971 का जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, और उसके बाद 1972 में शिमला समझौता हुआ था। जी हाँ, शिमला समझौता, लेकिन उसमें कुछ खास हो नहीं पाया और विफल रहा। फिर आगे चलकर 1984 में पाकिस्तान की सेना ने ग्लेशियर में प्रवेश करने की कोशिश की और भारत का एक अभियान शुरू हुआ। उस अभियान का नाम था मेघदूत। जी हाँ, उस अभियान का नाम था मेघदूत। क्या नाम था? मेघदूत, मेघदूत। जी हाँ, दिया हुआ है यहाँ पर, ध्यान से पढ़िए, ऑपरेशन मेघदूत। तब से ग्लेशियर पर नियंत्रण हमारा है और भारत और पाकिस्तान के बीच 2003 से युद्ध विराम हो चुका है। लेकिन पाकिस्तान कहाँ समझने वाला है, हमेशा सीज फायर करते रहता है। तो सिंधु नदी प्रणाली का एक हिस्सा भी है, और ये नुब्रा नदी सहित कई नदी हैं इससे निकलती है, सिंधु नदी प्रणाली भी। सियाचिन ग्लेशियर अपने सैनिक आपूर्ति के लिए पॉइंट जोन है जो दुनिया के सबसे सर्वोच्च हेलीपैड का निर्माण करता है। भारत ने ग्लेशियर पर सबसे ऊंचा टेलीफोन बूथ भी लगाया है। ठीक है, दुनिया का सबसे ऊंचा अगर टेलीफोन बूथ है तो वो सियाचिन ग्लेशियर ही है। इसके अलावा कई खास प्रकार के जीव जंतु जैसे कि तेंदुआ है, हिम तेंदुआ, भूरे भालू है, और दुर्लभ प्रजाति भी यहाँ पर रहते हैं। एक पीस पार्क बनाने की बात चल रही है ताकि असैन्यकृत किया जाए, और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक पीस पार्क बनना चाहिए। चलिए देखिए, दुनिया
अगर देखा जाए तो ताजिकिस्तान में एक फेंचोको ग्लेशियर है, फेंचेंको ग्लेशियर के बाद दुनिया का दूसरा ऐसा गैर ध्रुवीय क्षेत्र है और सबसे लंबा ग्लेशियर होने वाला है ये है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके संबंध, कौन सा विवाद यानी सूट सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र में आता है? ध्यान दें, मूल अधिकार, एक्सक्लूसिवली मतलब केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट इसको हल कर सकती है। कौन कौन से मामले हैं? तो ये मामले ऑप्शन है इस प्रकार: केंद्र और एक से अधिक राज्यों के बीच, केंद्र और किसी भी राज्य के बीच, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच, और केंद्र के खिलाफ एक निजी नागरिक द्वारा सुप्रीम कोर्ट में लाया जाना कोई विवाद। तो ये तो आपको पता हुआ एक्सक्लूसिव राइट के बारे में, जो सुप्रीम कोर्ट केवल हल कर सकती है और किसी भी न्यायालय को इसका पावर नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले इलिमिनेट कीजिए। देखिए इलिमिनेशन कैसे होता है। चौथा स्टेटमेंट पढ़िए, केंद्र के द्वारा, केंद्र के खिलाफ, नोट केंद्र के द्वारा, केंद्र के खिलाफ कोई निजी नागरिक सुप्रीम कोर्ट जा सकता है? मेरे ख्याल से ये कोई आपका मौलिक अधिकार तो उल्लंघन हुआ नहीं है जो आप चले जाइएगा। तो इसका सही जवाब आपको छांटने में आना चाहिए। तो आप कुछ भी नहीं जानते हो तो सिर्फ चौथा छाटिए, आंसर विल बी गेट 1, 2 and 3. If you know nothing about more information for UPSC, but just from one information, sometimes it will be very helpful for you to getting the right answer. So be focused on what is the minimum source. चलिए, सही बात है। सर्वोच्च न्यायालय के जो अधिकार क्षेत्र हैं उसको कई वर्गों में बांटा गया है। देखिए, पहले तो एक तो मूल क्षेत्र अधिकार है, रीट है, अधिकार क्षेत्र है, इसके अलावा राष्ट्रपति को सलाह भी देने का है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, जिसको हम लोग जानते हैं कि इसके जो भी निर्णय होते हैं उसको रिकॉर्ड के स्तर पर रखा जाता है और पूरे भारत में इसको माना जाता है। जुडिशियल रिव्यू की शक्ति है। अगर कोई भी एक्ट पास हो, कोई भी संशोधन हो, अगर वो संविधान के नियमों के अनुसार नहीं हो या फिर अपने ही दिए गए निर्णय पर वो जुडिशियल रिव्यू कर सकता है और एक्स्ट्रा शक्तियाँ दी गई है। तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पर केवल और केवल मूल क्षेत्र अधिकार का। सुप्रीम कोर्ट एक संघीय अदालत है और संघ अदालत के नाम पर उसके पास कई विवाद आते हैं। तो ऐसा विवाद जो कोई भी हल ना करे, जैसे कि केंद्र या एक या अधिक से राज्यों के बीच, एक तरफ केंद्र है और दूसरी तरफ कई राज्य हैं, ठीक है, ये हल, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच, तमिलनाडु और मानते हैं महाराष्ट्र आपस में भिड़ गया। तो लेकिन ध्यान रहे, सबसे इम्पोर्टेंट बात, सुप्रीम कोर्ट का ये अन्य मूल क्षेत्र अधिकार है। विशेष साधन, कोई भी अन्य अदालत इस तरह के विवादों का समाधान नहीं करता है। ठीक है, इस तरह के विवाद को पहली बार सुनने की शक्ति अपील के माध्यम से केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट करता है। यहाँ अपील नहीं होता है, ठीक है, कहीं और अपील फपील की बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात यहाँ ध्यान रखना होगा आपको, ये जो अन्य मूल क्षेत्र अधिकार है ना, वो दो बिंदुओं पर टिका हुआ है। एक, सबसे पहले कि विवाद जो होना चाहिए उसमें कोई कानूनी पेच हो, कोई कानूनी तथ्य हो जिस पर कानूनी अधिकार का अस्तित्व टिका हुआ हो, और साथ साथ राजनीतिक प्रकृति के प्रश्नों को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। कोई भी राजनीतिक प्रश्न इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। दूसरा बात कि केंद्र या फिर राज्य के खिलाफ एक निजी नागरिक को सुप्रीम कोर्ट में ऐसे किसी भी मुकदमे का मनोरंजन करने का, एंटरटेनमेंट करने का, इसको लाने का अधिकार तो नहीं है। ठीक है, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का यह क्षेत्र अधिकार कहाँ कहाँ लागू नहीं होता है। आर्टिकल 131 का प्रयोग, जिसकी बात हम लोग अभी कर रहे हैं ना, वो आर्टिकल 131 में जिक्र है। एक्सक्लूसिव पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जिसको हम लोग पूरी तरह से कहें तो मूल क्षेत्र अधिकार का जो अधिकार है, केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 131 का हवाला देती है। कहाँ कहाँ आर्टिकल 131 का प्रयोग नहीं होता है? तो ये है, संविधान से जो पूर्व संधि हुई है, जो समझौते हुए हैं, जो वादे हुए हैं, संविधान के पूर्व की संधि, समझौते या फिर वादा, उससे उत्पन्न कोई विवाद है तो कोई चांस नहीं बनता है, आप आर्टिकल 131 का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी संधि, समझौते से उत्पन्न विवाद जो विशेष रूप से उक्त क्षेत्र की, इस क्षेत्र में विवाद में नहीं आता है। अंतर्राज्य जल विवाद, आर्टिकल 262, तो इसको हम सुप्रीम कोर्ट में एक्सक्लूसिव पावर के रूप में नहीं ले जा सकते हैं। और वित्त से संबंधित कोई भी मामला हो, वित्त आयोग से संदर्भित सरकार ने, केंद्र सरकार ने, जैसे आपको पता होगा वित्त आयोग 280 में जिक्र है। सपोज अभी 41% पता होगा, 41% जो सेंट्रल पूल होता है, जो कर का जो एक पूल होता है, उस पूल में
डिविजिबल पूल जिसको कहते हैं, उसमें से हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, अगर उसमें किसी प्रकार की नियमितता नहीं है तो आप इसको 131 का हवाला नहीं दे सकते हैं। ओके, चलिए बहुत हो गई। अब हम लोग बात करेंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त वंश से संबंधित है। गुप्त वंश के बारे में प्रश्न क्या है? गुप्त वंश चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा गुप्त वंश की स्थापना की गई। ओके, मेहरौली का जो लौह पिल्लर है उसके शिलालेख पर चंद्रगुप्त प्रथम की जो विजय है उसके बारे में जिक्र मिलता है। इज इट चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त प्रथम? सोचिए, चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। आई थिंक यू नो दैट चंद्रगुप्त प्रथम तो गुप्त वंश का शासक था नहीं, आई मीन गुप्त वंश का शासक था लेकिन संस्थापक नहीं था। इसका संस्थापक तो श्रीगुप्त था। यस, श्रीगुप्त। तो पहला स्टेटमेंट काट दीजिए। रही बात शिलालेख में चंद्रगुप्त प्रथम की विजय की उल्लेख है तो ये तो बहुत सिंपल सा बात है। दिल्ली का मेहरौली स्तंभ जो है वो बिल्कुल चंद्रगुप्त प्रथम के ही विजय की गाथा गाता है। हालांकि इसका कोई एग्जैक्ट प्रमाण नहीं है लेकिन माना जाता है ऐसा। तो चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में देखिए, चंद्रगुप्त का जो प्रथम है उसका कार्यकाल दिया हुआ है 330 से 320 एडी। 30 एडी 320 से 300, मतलब समझ लीजिए। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे, ना कि चंद्रगुप्त। इसके संस्थापक श्रीगुप्त था। उसके बाद घटोत्कच आगे आया तो बहुत कुछ जानकारी तो नहीं है। चंद्रगुप्त प्रथम ऐसा शासक था जो सबसे पहले, जिसमें महाधिराजा, महाराजा, महाराजाधिराजा या फिर महाराज अधिराज, राजाओं का राजा, राजाओं का महान राजा कहलाता है। विजय, व्यापक विजय, उसने लिच्छवी के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया ताकि अपनी स्थिति को और मजबूत कर सके। उसकी जो लिच्छवी की राजकुमारी थी कुमार देवी, उसके साथ विवाह किया और गुप्ता परिवार को और भी शक्ति और प्रतिष्ठित किया। मेहरौली का जो आयरन पिल्लर है यानी लौह स्तंभ, उसमें उसके विजय की गाथा लिखी गई है। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त है। ओके, कृष्णदेव राय के बारे में क्वेश्चन है। सब बड़े बड़े महान शासक के बारे में पूछा जा रहा है। कृष्णदेव राय, इससे यूपीएससी ने मेंस में सवाल पूछा, प्रीलिम्स में तो पूछती ही है। सॉरी फॉर मिस इन्फॉर्मेशन के लिए गलती हो गया, थोड़ा सा डिस्टर्ब के लिए माफी चाहता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। कृष्णदेव राय के बारे में प्रश्न था। कृष्णदेव राय तुल्लु वंश से थे, लेकिन क्या तुल्लु वंश के संस्थापक भी थे? क्या तुलु वंश का स्थापना कृष्णदेव राय ने किया था? वो साहित्य और कला के महान संरक्षक आंध्र भोज के नाम से जाने जाते थे। कौन सा कदम सही है? सबसे पहली बात, तुलु वंश के संस्थापक कृष्णदेव राय नहीं थे, कट दीजिए इसको। और आंध्र भोज के नाम से प्रसिद्ध थे। उनके दरबार में 8 बड़े महान, मतलब कहे तो विज्ञान, बौद्धिक और सांस्कृतिक और बहुत आर्थिक जगत के महान महान विद्वान, अष्टदिग्गज जिसको कहते हैं, वो कृष्णदेव राय के साम्राज्य में ही था। इनके द्वारा कई पुस्तक लिखा गया, रत्नावली है, ठीक है, और मुझे कुछ याद तत्कालिक कभी नहीं आ रहा। लेट्स सी, देखें हैं। इसका सही जवाब बी है, कृष्णदेव राय के बारे में। कृष्णदेव राय का शासनकाल 1509 से 1530 का है। तुलु वंश की स्थापना कोई और करता है, उसका नाम है वीर नरसिंह। वीर नरसिंह विजयनगर शासकों में सबसे अगर प्रतापी राजा कहा जाए तो वो था कृष्णदेव राय। वो तुलु वंश से जुड़ा हुआ था, ठीक है। और उसके पास बहुत बड़ी सैन्य क्षमता थी। उनका व्यक्तित्व तो बहुत उच्च था, वैदिक गुण बहुत ज़्यादा था। उसने बहमनी ताकतों को ख़त्म किया और बहमनी राज्य दक्कन सल्तनत पे उन्होंने हमला किया। कृष्णदेव राय ने मुस्लिम सेनाओं को भी कई पटकनी दी है और रायचूर दुआब पर अपना आक्रमण करके उस पर अपना अधिकार बनाया। यहाँ तक कि बीजापुर के सुल्तान को भी, जिसमें आदिल शाह था, आदिल शाह को भी पटकनी दी, पटक दिया उठा के, ठीक है। तो बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह को भी उनके साथ टकराव हुआ। कृष्णदेव राय ने उन्हें हरा दिया और साथ साथ रायचूर दुआब पर कब्जा कर लिया। इसके अलावा बीदर पर भी उन्होंने अपना अभियान चलाया और उस पर भी कब्जा किया, रायचूर, बीदर, ठीक है। उड़ीसा पर अपना अभियान चलाकर उड़ीसा में गजपति शासक थे, प्रताप रुद्र को हराया। तेलंगाना को विजय प्राप्त की। पुर्तगालियों के साथ बेहतर संबंध स्थापित किए। अल्बुकर्क इसी के शासन आया था, कृष्णदेव राय के शासन में,
धर्म से जुड़े हुए थे, लेकिन ऐसी बात नहीं है, वो सभी धर्मों का सम्मान करते थे। साहित्य कला के महान संरक्षक थे और उनको आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है। अष्टदिग्गज, 8 प्रख्यात विद्वान और शाही दरबार में उनको संरक्षित दिया गया था कृष्णदेवराय के। तो अष्टदिग्गज जब भी आए तो समझ जाइएगा कृष्णदेवराय। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीबी का मकबरा के संबंध में। तो बीबी का मकबरा, विच आर द करेक्ट अबाउट बीबी का मकबरा। बीबी के मकबरे के बारे में प्रश्न है। इसमें मुगल सम्राट औरंगजेब ने अपनी पहली और मुख्य पत्नी दिलरास बानू बेगम की याद में इसको बनाया था। और ये डेक्कन का ताज भी कहलाता, डेक्कन का ताज, यानी ये दक्षिण भारत में था। बीबी का मकबरा, थिंक अबाउट दैट। आई थिंक बोथ द स्टेटमेंट आर एब्सोल्युटली करेक्ट। बीबी का मकबरा औरंगाबाद में है। जी हाँ, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। देखिए बीबी का मकबरा के बारे में। बीबी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। एक मकबरा है, 1660 में औरंगजेब ने बनाया अपनी पत्नी की याद में। उसका नाम था, पत्नी का नाम दिलरास बानू बेगम। औरंगजेब वास्तव में कहा जाए तो ताजमहल से मिलता जुलता कुछ बनाना चाहता था, इसी कारण इसको दक्कन का ताज और ताजमहल का फुवड़ भी कहते हैं। ओके, अब हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता में लौटते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में एक कथन पूछा गया है। तो सिंधु घाटी में जो सभ्यताएं में जो मूर्तियां बनाई जाती थी, कांस्य मूर्तियां, वो वास्तव में ये जो खोए हुए मोम यानी लॉस्ट वैक्स सिस्टम तकनीक करके बनाई जाती थी। सबसे अच्छा उदाहरण डांसिंग गर्ल नामक एक लड़की की प्रतिमा है, इसमें पाई गई थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आपको विचार करना है। कांस्य की मूर्तियां जो थी वो लोस्ट एंड वैक्स मेथड से बनाई जाती थी, और सबसे अच्छा उदाहरण एक डांसिंग गर्ल का दिया गया है। जी हाँ, ये कांस्य की जो मूर्ति है एक डांसिंग गर्ल, जो आप जानते ही होंगे, जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता या मोहनजोदड़ो से आपको जो मिला है, ये क्या हड़प्पा में मिला था ये जो डांसिंग गर्ल थी। चलिए, मेरे ख्याल से आप समझ चुके होंगे इसका उत्तर एक सही है। कांस्य की मूर्तियाँ लॉस्ट एंड वैक्स मेथड से बनाई जाती थी, इसके बारे में डिस्कस होगा। बट डांसिंग गर्ल नॉट फ्रॉम हड़प्पा, इट्स फ्रॉम मोहनजोदड़ो। दैट्स इट। तो सही जवाब ये है। देखिए, हड़प्पा वासियों के द्वारा व्यापक पैमाने, बहुत बड़े पैमाने पर एक तरह से ब्रोंज की कास्टिंग की जाती थी। ब्रोंज मतलब कांस्य की मूर्तियाँ, और ये लॉस्ट वैक्स मेथड से बनाई जाती थी। क्या होता था इसमें, सबसे पहले तो मिट्टी की कोटिंग से मोम को अच्छी तरह से ढक दिया जाता था और सूखने के लिए छोड़ देते थे। फिर मोम को गर्म करते थे, तो मोम ऑटोमेटिक पिघल जाता था और मिट्टी का आवरण बन जाता था। जिस चीज़ का आप मतलब ढांचा बनाना चाहते हैं, तो मिट्टी के आवरण में बने एक छोटे से छेद में हम लोग अब क्या भरते थे, गोल्ड भरे, आई मीन कांसा भरेंगे, धातु भरेंगे, और उससे उसका मूल आकार मिल जाएगा। और फिर हम धातु को ठंडा कर लेंगे और मिट्टी ऑटोमेटिक झड़ जाएगी, साफ सुथरा हो जाएगी, और हमें कांस की बेहतरीन कांस शिल्प मूर्तियाँ मिल जाएगी। चाहे वो किसी प्रकार का घोड़ा हो, चाहे डॉल हो या डांसिंग गर्ल हो, एनीथिंग कुड बी पॉसिबल। तो बेहतरीन समझ सकते हैं आप। लेकिन आप अब आते हैं टू द पॉइंट में कि ये डांसिंग गर्ल जो थी वो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बेहतरीन कलाकृतियों में एक, जो लगभग तांबे का था। उत्तम कास्टिंग एक लड़की को दर्शाया गया है, एक लंबे बाल से बंधी हुई, चूड़ियाँ अपने बाएं हाथ में पहनी हुई, कंगन और ताबीज और तरह तरह की बातें हैं इसमें। ओवरऑल समझ जाइए कि ये उसकी जो अभिव्यक्ति है शारीरिक शक्ति से भरी हुई है, बहुत इंफॉर्मेशन जानकारी दे रही है। और ये कहाँ से मिला है, तो ये मोहनजोदड़ो से मिला है। दैट्स द इम्पोर्टेंट पॉइंट। सफिशिएंट नॉलेज अबाउट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन है इकोनॉमिक सेक्शन से। आरबीआई के द्वारा CRR, यू नो अबाउट दैट CRR, केस रिजर्व रेशियो। यस, केस रिजर्व रेशियो में अगर 100 आधार पॉइंट में या 100 आधार बिंदु से कम के, मतलब 100 बेसिस पॉइंट का मतलब 1% डिक्रीमेंट या डिक्रीज कर दिया जाए तो कौन सी संभावना हो सकती है। देखिए, केस रिजर्व रेशियो हो, SLR हो, बैंक रेट हो, MSF हो,
जितने प्रकार के तमाम प्रकार के जो रेट होते हैं, रिवर्स रेपो रेट, सब में कमी आएगी तो लिक्विडिटी जो होगा मार्केट में या बैंकों के पास ज़्यादा हो जाएगा, तो बैंक उधार अच्छा से देंगे, बिल्कुल बात है। ये जो मनी इफेक्ट होता है, मल्टीपल इफेक्ट, धन गुणक, कुछ होता नहीं है, बस सीधा सिंपल सा मतलब है इसका कि लोग अधिक से अधिक चीज़ों को डिमांड करेंगे, डिमांड बढ़ जाना तो खर्चा ज़्यादा बढ़ना, खर्च करेंगे लोग, तो इसका मतलब है उसका जो मनी मल्टीप्लायर है वो बढ़ जाता है। मुद्रास्फीति में कमी कैसे आ सकती है? ये तो कॉमन सेंस है, मुद्रास्फीति में गलती है। देखिए, मनी जब मार्केट में ज़्यादा आएगी तो मुद्रास्फीति होने की संभावना रहेगी, क्योंकि आपके पास ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा पैसा तो आप ज़्यादा डिमांड करेंगे, और उस डिमांड की पूर्ति के लिए अगर वस्तुएं उपलब्ध नहीं है तो ओवरऑल चीज़ों की कीमतें बढ़ने लगेगी, और चीज़ों की कीमतें का लगातार बढ़ना, अधिकांश चीज़ों का कीमत बढ़ना, एक निश्चित समय अवधि में बढ़ना, दैट द कॉल्ड इन्फ्लेशन। तो मुद्रास्फीति में वृद्धि होगी, ना कि कमी। तो 3 को छाटिए पहले, तो ऑप्शन में 3 को छाटिए, 3 खत्म, 3 खत्म, 3 खत्म, 1 और 2 बोले ना। देखिए, यूपीएससी कभी कभी बहुत आसान प्रश्न देती है, लेकिन उसमें एलिमिनेशन काम करता है। तो हो गया, चलिए इसके बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। देखिए, सीआरआर में कमी, उधार देने से अधिक धन उपलब्ध होगा, और सीआरआर जो है वो जस्ट अपोजिट होता है मुद्रा गणक का। इसके बारे में, मनी मल्टीप्लायर के बारे में आप समझ जाइए। मनी मल्टीप्लायर को अगर आप एम से लिखेंगे तो दिस इज अपोजिट टू द सीआरआर। अब बताइए, सीआरआर में कमी हुई तो मल्टीप्लायर इफेक्ट तो बढ़ेगा, एम जीरो या फिर एम कहिए, मल्टीप्लायर इफेक्ट बढ़ जाता है तो लोग अधिक से अधिक खर्चा करेंगे। सीआरआर में कमी से एम जीरो बढ़ता है, या मल्टीप्लायर इफेक्ट। सीआरआर में कमी से मुद्रास्फीति भी बढ़ जाती है, ध्यान रहे ये बात, मुद्रास्फीति बढ़ती है क्योंकि एक ही समय में उत्पादन में उतना वृद्धि नहीं होता है जितना पैसा वृद्धि होता है। तो कह सकते हैं कि बैंकों का मुनाफा बढ़ता है, क्योंकि सीआरआर के रूप में रखा गया जो पैसा है अब वो नए ऋण के लिए उपलब्ध हो जाएगा, जिस पर वे ब्याज कमाएंगे। और सीआरआर और विदेशी मुद्रा भंडार, हालांकि उनके बीच कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, इसलिए कभी ऐसे नहीं है कि सीआरआर को आप विदेशी मुद्रा भंडार से जोड़ दीजिएगा कि सीआरआर बढ़ रहा है घट रहा है, तो दे आर नॉट इंटरलिंक्ड डायरेक्टली। इनडायरेक्टली रूप से कुछ बहुत कुछ जुड़ा होता है, लेकिन डायरेक्टली रूप से कुछ जुड़ा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स से ही है, आपको पूछा गया है आईएमएफ का जो स्पेशल ड्राइंग राइट है, आईएमएफ का एसडीआर, उसके बारे में। तो स्पेशल ड्राइंग राइट के टोकरी में, आई मीन बास्केट में, कौन कौन सा मुद्रा शामिल है? तो क्या रूस का रूबल, भारत का रुपया, चीन का युआन, जापानी एन, यूरो। तो भारत का रुपया इतना अभी ताकतवर नहीं हुआ है, इतनी स्वीकृति नहीं मिली है कि उसको पोजीशन दे दिया जाए। तो 2 काट दीजिए, 2 काट दीजिए, 2 काट दीजिए, तो सही जवाब आई थिंक यू गॉट द 3, 4, 5। रूबल भी अभी तक एसडीआर में जगह नहीं बन पाया है, ठीक है। 5 मुद्राएं हैं, तो इसके बारे में जानकारी। तो रूसी रूबल और भारत का रुपया अभी तक तो एसडीआर का हिस्सा नहीं है। एसडीआर को ब्रेटन वुड्स के जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम था उसके संदर्भ में एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति के रूप में इसको बनाया गया था। लेकिन देखिए, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है, इसमें क्या होता है कि आईएमएफ जो होता है फिक्स कर देता है कि एक्सचेंज रेट, विश्व के जो अलग अलग मुद्राएं हैं उसमें जो एक्सचेंज होगा उसकी जो कीमत होगी, उसका जो एक तरह से दर होगा वो फिक्स्ड रहेगा। लेकिन 1973 में ये ब्रेटन वुड्स का सिस्टम फेल हो गया, और आगे चलकर मुद्राओं की फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट स्वीकार कर ली गई, और तमाम प्रकार के जो विश्व हैं, अधिकांश देश ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि जो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है, दैट इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्स। मनी का जो कन्वर्टेबिलिटी होती है वो अब मांग और सप्लाई पर निर्भर करेगा। भारत के पास मतलब मिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम है, ठीक है। अधिकांश, तो कह सकते हैं कि अधिकांश देशों ने फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम को अपना लिया है। बहरहाल, एसडीआर आवंटन तरलता प्रदान करने और सदस्यों को कहीं ना कहीं एक तरह से उसकी भंडार को पूरा करने में भूमिका निभा सकता है, और खास करके वित्तीय संकट में तो इसकी भूमिका और बढ़ जाती है। तो इसमें क्या क्या है शामिल, लेकिन कुछ बातें जान लीजिए आप। एसडीआर ना तो मुद्रा है और ना ही आईएमएफ पर एक कोई दावा। दिस इज नॉट ए क्लेम, दिस इज नॉट ए मनी, बल्कि एक तरह से स्वतंत्र सदस्यों की उपयोग करने के लिए मुद्रा का मतलब एक तरह से उपयोग करने जैसा मुद्रा पर एक संभावित दावा है। मुद्राओं के लिए एसडीआर आदान प्रदान किया सकता है। आप चाहे तो एसडीआर को बेच दीजिए और उसके बदले में आप डॉलर ले लीजिए, दैट कुड बी पॉसिबल, लेकिन ये मुद्रा नहीं है। अब हम लोग आते हैं भारत के प्राचीन राजवंश के बारे में
स्टेटमेंट दिया गया और सोचना है आपको कि ये किसके बारे में बात कर रही है। तो देखिए, इसमें मुख्य रूप से उत्तरी भारत पर शासन किया गया इस राजवंश के द्वारा। उत्तरी भारत में योग और जो विचार है, हिंदू स्कूल की एक बड़ी शुरुआत बनाई गई। उसके संरक्षण में हिंदू विचार को कुछ मूल्यवान विकास हुआ और लगातार भारत और यूनानियों के संघर्ष में था ये। और एक हिसाब से कालिदास ने अपने एक नाटक में भी इसके बारे में जिक्र किया है। तो कौन ऐसा राजवंश है जो उत्तरी भारत में शासन किया, हिंदू स्कूल को बहुत बढ़ावा दिया, योग को प्रमुखता दी, कहीं हिंदू न कहीं हिंदू के विचार को संरक्षण दिया, और साथ ही साथ इन्होंने यूनानियों के साथ लगातार संघर्ष किया। और इसका जिक्र मालविका अग्निमित्र में भी मिलता है। कालिदास के मालविका अग्निमित्र जो है वो एक नाटक है, उसमें भी कहीं ना कहीं इसका जिक्र है। तो विच आर द करेक्ट? तो ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहे। ये बहुत तो ऑप्शन है शुंग वंश, गुप्त वंश, वाकाटक वंश, इक्ष्वाकु वंश। विच आर द करेक्ट अबाउट बिफोर आई गेटिंग नॉलेज? तो इसका सही जवाब है शुंग वंश, नॉट गुप्त, नॉट वाकाटक, नॉट इक्ष्वाकु। चलिए इसके बारे में देखिए। शुंग साम्राज्य या शुंगा डायनेस्टी मगध राजवंश है जिसने उत्तर भारत में और पूर्वी भारत में, उत्तर भारत और पूर्वी भारत के साथ साथ पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों में नियंत्रण किया। शुंग वंश के दौरान महत्वपूर्ण धार्मिक घटनाएं जैसे पातंजलि की योग परंपरा का संश्लेषण यानी एक तरह से निर्माण हुआ। हिंदू दर्शनों को एक तरह से नींव रखी गई। और कहाँ ना कहाँ कहा जाए तो एक तरह से भगवत गीता का भी जो हिंदू शास्त्र था उसको एक तरह से रचित इसी समय किया गया, लगभग 100 से 150 या 200 के ईसा पूर्व। और बौद्ध बाद में भारत से बाहर चले गए इसी समय, क्योंकि हिंदू शासकों ने धर्म में अपना अधिकार जमा लिया फिर से। और देखा जाए तो कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म के भिक्षुओं के लिए अपनी यात्रा और अधिक ग्रहणशील करने के लिए पर्याप्त समय मिला। शुंगा डायनेस्टी ने भारतीय संस्कृति को संरक्षण दिया, हिंदू विचार को प्रमोट किया और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से पूरी दुनिया में इस विचार को फैलाया। और साथ साथ उसने उत्तर पश्चिमी भारत में जो यूनानी थे उनके साथ संघर्ष किया। और मालविका अग्निमित्रम कालिदास का एक नाटक है, उसमें सिंधु नदी पर पुष्यमित्र के पोते और वसुमित्र के बीच लड़ाई का वर्णन है, जिसमें भारतीयों ने यूनानियों को पटका और पुष्यमित्र ने अश्वमेध यज्ञ को सफलतापूर्वक करवाया। तो यूनानियों को हराने के बाद पुष्यमित्र ने अश्वमेध यज्ञ करवाया और अश्वमेध यज्ञ पुष्यमित्र जो है शुंग वंश के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिद्धि जनजातियों के बारे में। सिद्धि जनजातियों के बारे में, उनकी उत्पत्ति अफ्रीका से हुई। ओके, काफ़ी हद तक कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के राज्यों में ये रहते हैं। और ये विशेष रूप से पीबीटीजी, ठीक है, पार्टिकुलर वर्नेबल ट्राइबल ग्रुप। तो क्या ये विशेष रूप से पीबीटीजी के अंतर्गत आते हैं? तो सिद्धि के बारे में आपको पता होना चाहिए। सिद्धि जो है वो 3 तो गलत है, 2 ही सही है, क्योंकि सिद्धि जो है वो विशेष रूप से पीबीटीजी की कैटेगरी में नहीं आते हैं। तो केवल और केवल काफ़ी हद तक तो मुझे ये सही नहीं लग रहा है, देखते हैं। काफ़ी हद तक कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात में ये 3 गलत है, तो 1 और 2 सही हो सकता है। 2 और 1 तो है ही नहीं कहीं, तो 3 तो छाट दिया मैंने। अब देखता हूँ ए इज़ द राइट आंसर। 1 और 3 सही दिया हुआ है। ओह, तो यहाँ पर क्वेश्चन में शायद गलत पूछा गया हुआ क्या, देखते हैं। विचार द कौन सा सही ही पूछा गया, 1 3 सही है। देखिए सिद्धि समुदाय के बारे में, सिद्धि जो है वो वास्तव में इसको हफ्सी भी कहते हैं और बादशाह या बदस्सा, ये अफ्रीका के मूल निवासी है, बिल्कुल सही है, क्योंकि नेग्रोइड नस्ल से मिलता जुलता है और बंटू लोगों के वंशज है ये। 7वीं शताब्दी में ये बड़े पैमाने पर, ठीक है, इधर उधर दौड़ने लगे, तो अरबों के द्वारा दास के रूप में इसका इस्तेमाल होने लगा। और वो पुर्तगाली और ब्रिटिश के बाद भारत में आए, ठीक है, बाद में आए, इसके बाद पुर्तगाली और फिर ब्रिटिश आया। तो सिद्धि गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक के राज्यों में फैला हुआ है। पश्चिमी तट पे रहते हैं ये लोग, और धड़वार, कर्नाटक जिले में भी है। 2003 में सरकार ने जनजाति
अनुसूचित जनजाति की सूची के तहत सिद्धियों को वर्गीकृत किया। विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह केंद्र की सूची में शामिल है। सिद्धि जो है केंद्र की सूची में शामिल है। अब क्वेश्चन है ग्राफीन के संबंध में, ग्राफीन के अनुप्रयोग के संबंध में। ग्राफीन आप जानते होंगे बहुत ही भयंकर, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मजबूत, बहुत ही खतरनाक, बहुत ही उपयोगी सामग्री है। तो सामग्री की ताकत बढ़ाने, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, ऊर्जा भंडारण, डीएनए के सीक्वेंसिंग में, ये सब के उत्तर डी ही होता है, इसलिए इसके बारे में सोचना ही नहीं है। ग्राफीन के बारे में समझिए। ग्राफीन एक मधुमक्खी का छत्ता जैसा कार्बन परमाणु का एक एकल परमाणु का मोटा सीट है। बिजली गर्मी दोनों की दुनिया की सबसे पतली, सबसे मजबूत, सबसे भयंकर, सबसे अच्छा, रोमांचक शोधकर्ता और व्यवसायकर्ता इसमें छिपे हुए हैं। उद्योगों की क्रांति लाने में, उद्योग में एक नई क्रांति लाने, बिजली चालकता बढ़ाने, ऊर्जा उत्पादन में, बैटरी के गुणवत्ता में बहुत कुछ कर सकता है। ग्राफीन दुनिया का सबसे मजबूत सामग्री भी है और बहुत से सामग्रियों का ताकत बढ़ा सकता है। प्लास्टिक, धातु या अन्य सामग्री में भी ग्राफीन की व्यापार राशि जोड़ने में इसका मजबूत इस्तेमाल हो सकता है। प्लास्टिक की दुनिया को बदल सकता है ये। ग्राफीन जो है गर्मी के दिनों में व्यापक दुनिया का सबसे प्रवाहकीय सामग्री है। मजबूत है, हल्का है, गर्मी में फैलने वाले समाधान बना सकता है। ओवरऑल लगभग सब चीज़ इस्तेमाल हो सकता है ग्राफीन के बारे में, ज़्यादा कुछ नहीं जानना आपको। न्यूट्रिनो के बारे में क्वेश्चन है। न्यूट्रिनो बहुत लंबा वीडियो मैंने बना दिया है आज। न्यूट्रिनो के बारे में पूछा जा रहा है। ये ब्रह्मांड के सबसे प्रचुर कणों में से एक है। पृथ्वी से गुजर सकते हैं, मतलब एक छेदा से निकल के, पृथ्वी है तो यहाँ से निकल के इधर से निकल सकते हैं, दूसरी तरफ बाहर आ सकते हैं। और विद्युत आवेश और लगभग द्रव्यमान होता है इसमें। नगण्य द्रव्यमान होता है क्या? तो पहला स्टेटमेंट, ब्रह्मांड के सबसे प्रचुर कणों में से एक है, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में गुजर सकते हैं। न्यूट्रिनो विद्युत आवेश नहीं होता है इसमें, न्यूट्रल होता है, इसलिए तीसरा स्टेटमेंट गलत है और 1 और 2 सही है। जी हाँ, 1 और 2। न्यूट्रिनो प्रकृति में बहुतायत में पाया जाता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में। ये तारे, वायुमंडल, हर सेकंड लाखों न्यूट्रॉन उत्पन्न होता है तारा वायुमंडल में। अधिकांश न्यूट्रिनो हमारे शरीर के से गुजरते हैं पर एहसास नहीं होता है। ये पृथ्वी से गुजर सकते हैं, दूसरी तरफ निकल सकते हैं। न्यूट्रिनो अधिक इलेक्ट्रॉन के जैसा होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि इसमें चार्ज नहीं होता है। दे आर न्यूट्रल, विद्युत के तटस्थ होते हैं, चुंबकीय बलों से प्रभावित नहीं होते हैं, इलेक्ट्रॉन पर कार्य करते हैं और न्यूट्रॉन लेप्टन श्रेणी से संबंधित है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की तुलना में ये कम रेंज और कमजोर जो सब एटॉमिक है उससे प्रभावित होते हैं। अब हम लोग मैथ के सवालों को हल करेंगे। देखिए, 2 ट्रेनों की गति के अनुपात दिए हैं, यानी स्पीड का रेशियो दिया हुआ है। यदि दूसरी ट्रेन 4 घंटे में 400 किलोमीटर चलती है तो पहली ट्रेन की गति बतानी है आपको। तो दैट इज सिंपल प्रश्न है। तो सिंपल सा बात है, स्पीड का रेशियो को स्क्रीन पे मैं लेके बताता हूँ। स्पीड S1 S2 7 8 दिया हुआ है और ये दूसरा ट्रेन 400 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में करता है, तो इसका स्पीड निकल जाएगा। तो आप 4 का 4 100, तो ये इसका 8 बराबर हो गया 100, तो ये वाट। बस यही करना है, कोना कोनी गुना कर दीजिए। 700/8, तो 700/8 जब हल कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा? 700/8, तो 8 7 8 8 9 72, तो 8 9 8 8 8 64, 60, 8 7 56, 8 5 40, 87.5 आंसर होगा। इतना किलोमीटर फर्स्ट ट्रेन की, इतना किलोमीटर प्रति घंटा, 87.5। देखते हैं इसको कैसे बनाया गया है। तो यह बिल्कुल सही जवाब है। 87.5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पहला ट्रेन चलेगा। ये सब कुछ नहीं करना, पहला ट्रेन दूसरा ट्रेन बकवास, इतना जैसे मैंने बनाया उस तरह बना दीजिए आप। अब देखिए क्वेश्चन क्या है। एक ट्रक 1 मिनट में 550 मीटर और जबकि एक बस 45 मिनट में 33 किलोमीटर, तो उनकी गति का अनुपात बताइए। तो गति बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। तो 550 मीटर बटा 1 मिनट इस टू 45 मिनट में 33 किलोमीटर, 33 किलोमीटर को मीटर में 33,000 हो गया।
बटा 45 मिनट। बस ये सुनना सुना ख़त्म। सॉल्व करने पे टिका हुआ है। इसको सॉल्व करने आता है तो काट दीजिए। तो क्या करूँ, 3 से काटता हूँ। 3 एक का 3, 3 एक का 3, 0 0, 3 से 3, 15 या 45। ये देखिए काट रहा है 11 से। 11 पचा 55, 11 एक का 11, 0 1100। ठीक है, तो हो गया आपका जाके 5 बीसा 100, 5 तिया 5 चौके। तो आंसर विल बी 3:4। लेट्स सी क्या आंसर दिया हुआ है। यस, 3:4 इज द राइट आंसर। सिंपल सवाल था, कुछ करना नहीं था, ये दिया हुआ इस तरह से। चलिए, अगर राहुल एक बैडमिंटन 25 एकल बैडमिंटन खेलता है और 17 जीत जाता है, और अगर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं हो, कोई मतलब ड्रॉ नहीं हुआ हो, तो राहुल द्वारा जीते गए मैचों की संख्या और हारे गए मैचों की संख्या का अनुपात बताना है। जीते गए मैचों की संख्या का अनुपात उसके द्वारा खोए गए मैचों की संख्या क्या है। तो टोटल 17 को जीतता है 25 में, इस टू हारता है 8 को, 17 8 25 होता है, तो 25 25 खत्म। 17:18 इज द राइट आंसर। 17:18, डी इज द राइट आंसर ऑफ कोर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। समीर और आनंद की वर्तमान आयु दी है। कुछ नहीं, सिंपल आपको बनाना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। सिंपल है कि समीर और वर्तमान, समीर का आपको 5x कर देना है, इसको 4x कर देना है। वर्तमान एज मान लिए ये है, और उनकी आयु का अनुपात, उनकी आयु का अनुपात 11 कितना हो जाता है। समीर की आनंद की वर्तमान में दिया हुआ है, इसलिए उनकी आयु का अनुपात इतना हो जाता है। कितना वर्ष बाद, चलिए 3 वर्ष बाद। तो 3 वर्ष जोड़ दीजिए, इक्वल टू 11:9। इसको हल करना आता होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 5 9 45, 11 6 44, तो x बराबर 1x बराबर 3, दोनों में 3 कॉमन कर लीजिए, तो 2 डिफरेंस। बस हल करना है आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस तरह के वीडियो देखते रहिए और आपको आगे बढ़ने के लिए बहुत मददगार साबित होगा। थैंक यू।